Hello guys, my most awaited video how to score an audit is out. मतलब मुझे hundreds of messages मिले कि भाई ऑडिट पे वीडियो बनाओ कि ऑडिट में आपने क्या किया था, ऐसा क्या चमत्कार किया कि आपके 95 मार्क्स आए ऑडिट में. Yes, 95 मार्क्स इन ऑडिट इज अ ड्रीम फॉर मैनी. एंड मैं आपको ये वीडियो बहुत लंबी है. इसमें आपको एकदम डिटेल में बताया कि मैंने ऑडिट में एग्जैक्टली कैसे पढ़ाई की थी, सो दैट यू कैन गेट दैट मार्क्स टू. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक कमेंट से जो मैंने नीरज सर के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में किया था जस्ट आफ्टर द ऑडिट एग्जाम्स. उसमें मैंने लिखा था कि मैं 95 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑडिट में. यस, मैंने पहले ही मैंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि मुझे 95 आ सकते हैं ऑडिट में. अब इसे आप मुझे मेरा क्या बोलते हैं उसको, चमत्कार बोल लो या मेरा कॉन्फिडेंस बोल लो कि मुझे एग्जैक्टली 95 मार्क्स आए ऑडिट में. यही है वो कमेंट जिसके नीरज सर बात कर रहे थे अपने वीडियो में कि मैंने ऑडिट के एग्ज़ाम के जस्ट बाद जब मैं घर पे आया तब मैंने उनकी एसएम के रिवीजन वीडियो पे ये वाला कमेंट कर दिया था, एक्सपेक्टिंग अ ली स्कोर ऑफ 91 इन ऑडिट, थैंक यू सर. और ये कमेंट सुनते ही ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज आने लग गए थे इस कमेंट पे कि ऐसा नहीं हो सकता. किसी ने कमेंट कर दिया था कि आईसीआई इतने मार्क्स दे ही नहीं सकता, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है. और उसके जो रिप्लाई पे जो लाइक्स थे ना वो करीब 30 थे और मेरे अभी तक 10 है. मतलब आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों को, सीए स्टूडेंट्स को लगता है कि आईसीआई इतने मार्क्स कभी दे ही नहीं सकता है. एंड मुझे पता था कि मैंने अपने जो पेपर में क्या लिख के रखा था, तो मुझे पता था कि मुझे मार्क्स आएंगे, मतलब 91 जितने तो आ ही जाएंगे. तो मैंने उसको फिर रिप्लाई भी किया कि सी मी इन एन इंटरव्यू विद नीरज सर आफ्टर रिजल्ट डे. एंड मैंने उसको ये भी बताया कि इज़ जस्ट अमेज टू सी दैट देयर आर मोर लाइक्स ऑन योर रिप्लाई देन माई कमेंट, विच मीन्स दैट पीपल डू रियली थिंक दैट आई डजंट गिव मार्क्स. नो प्रॉब्लम, आई विल टेल देम हाउ टू गेट इट, जो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ. एंड उसके नीचे मैंने ये भी कमेंट किया था कि आई वॉज अबाउट टू से 95 बट देन कंट्रोल्ड एंड रिड्यूस टू 91. सो मुझे तब लग रहा था कि मेरा 95 आ सकते हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली अब इतने बड़े चैनल पे और मतलब नीरज सर के चैनल पे मुझे कमेंट करना था, तो मैं कुछ ज़्यादा ब्लफ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको रिड्यूस करके 95 बता दिए. I know many of you would be amazed to see that comment. And the second thing which is quite amazing is कि ICAI ने हमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट का जो पेपर है वो अप टू 75% ICAI ने हमको पहले ही बता दिया था. अमेजिंग, isn't it? कैसे? आप लोग ये सोच रहे होंगे कैसे. तो आपने आरटीपीज, एमटीपीज, पुराने क्वेश्चन पेपर्स और बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नाम तो सुना ही होगा. सारा का सारा पेपर, मैंने बोला ना 75% पेपर जो था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से था. सो इन अ सेंस कि मुझे 75% ऑफ द क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता था, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें थी आरटीपी, एमटीपी, पास क्वेश्चन पेपर्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर्स जो थे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करके गया था. और जो बाकी का जो 25% बच गया वो फॉर्चुनेटली वही क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्स्ट्राज में रखे थे, जो एक्स्ट्राज में मैंने किए थे. सो आप कह सकते हो कि मुझे पूरा पेपर पहले से ही पता था एंड ऑब्वियसली तभी मुझे 95 आए. एंड आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि आईसीआई मतलब ऐसे कैसे कर सकता है. तो क्या हुआ कि मतलब मुझे ये कैसे पता चला, आप ये सोच रहे होंगे सबसे पहले तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन माय सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स, तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा एनालाइज किया, मतलब थोड़े अब मेरे से ऑडिट अच्छे से हो नहीं रहा था तब, ठीक है. तो मैंने तो उसको थोड़ा एनालिटिकल प्रोसीजर्स थोड़े अप्लाई किए और मैंने क्या किया कि जितने भी हमारे आरटीपीज, एमटीपीज और पास क्वेश्चन पेपर्स थे मई 18 से लेके सिर्फ इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के, वो सारे मैंने उठाए, ठीक है. और उनका क्वेश्चंस पढ़े, वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आए थे वो टॉपिक पे मैंने मार्क कर लिया. कि समझ लो कि एक क्वेश्चन है जो मई 18 आरटीपी में आया हुआ है, तो मैंने उस टॉपिक के बाजू में लिख दिया मई 18 और उसके बाद मैंने उस पर शेप बना दिया. आरटीपी के लिए एक अलग शेप, समझ लो राउंड, और एमटीपी के लिए एक अलग शेप और पास क्वेश्चन पेपर्स के लिए अलग शेप. तो मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन इस एमटीपी में आया हुआ है या आरटीपी में आया हुआ है या क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और कौन से ईयर में आया हुआ है. तो मैंने जब वो थोड़ा एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपनाया तब मुझे पता चला कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि आईसीआई ने पहले एमटीपी और आरटीपी में वो क्वेश्चन दिया है और उसके बाद वाले ईयर्स में कभी भी मतलब 1 2 5 2 3 अटेम्प्ट छोड़ के उसने उसको क्वेश्चन पेपर में पूछा डायरेक्टली
और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि आईसीआई ने वो क्वेश्चन उसी साल की मतलब उसी अटेम्प्ट की आरटीपी में दिया है और उसी अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में भी दिया है। और आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हुआ है कि आईसीआई ने लाइक मेरे को जहां तक याद है, या तो वो ऑडिट में था या शायद ऑडिट में था, कि आईसीआई ने 3 क्वेश्चन मई 19 के क्वेश्चन पेपर्स जो आए थे, क्वेश्चन पेपर्स में से जो क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों के तीनों एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने नवंबर 19 में पूछे थे। एग्जैक्ट के एग्जैक्ट 3 क्वेश्चंस मई 19 के क्वेश्चन पेपर से, आरटीपी एमटी से क्वेश्चन पेपर्स उठा के उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स में पूछे थे। तो ये थोड़े एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपना के मुझे इतना आइडिया तो लग ही गया था कि कुछ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें तो ज़रूर करनी है। वो सारी चीज़ें आरटीपी, एमटीपी, क्वेश्चन पेपर्स और ये जो पास्ट एक्सरसाइज में जो पीछे जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। लाइक मैं ऐसे ही आपके लिए थोड़ी मेहनत करके आया था कि मैंने नवंबर 20 का पेपर डाउनलोड किया कहीं से भी, मतलब कोई भी साइट से, और मैंने उसको मार्क करना स्टार्ट कर दिया कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था और ये टॉपिक आईसीआई ने पहले कहाँ पे पूछा है, कौन सी आरटीपी एमटी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही ट्रू और फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हटा के, एमसीक्यूज को हटा के हम ये बात कर रहे हैं। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो 56 मार्क्स हमें लिखना होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से 43 मार्क्स का पेपर जो है वो पूरा का पूरा आरटीपी, एमटीपी, पास क्वेश्चन पेपर्स और बैक क्वेश्चन में से था। कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ, और वो कहाँ कौन से आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने बुक में मार्क करके रखा है। तो सबसे पहला सेकंड ए है, क्वेश्चन 2 पार्ट ए, वो आया था, अपना पेज नंबर था 1.26। आप भी अगर आपके पास बुक हो तो आप खोल के देख सकते हो कि उसमें था, हमें बताया था कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ गार्ड्स, ठीक है। तो वो अभी आया था नवंबर 20 में, और वो आ चुका है नवंबर 19 की आरटीपी में भी आ चुका है क्वेश्चन, और मई 20 की एमटीपी में भी आ चुका है। अगर आप देख सकते हो तो मैंने इसको ऐसे मार्क किया हुआ था, शायद अगर मेरा थोड़ा कैमरा ठीक हो जाए, यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको राउंड में आरटीपी है और यहाँ पे एमटीपी है ऐसे चौकोर में, और ये नवंबर 9/20 के लिए मैंने लिख के रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये मार्क करके रखा था, और आप देख सकते हो कि 2 बार आरटीपी एमटीपी आ चुका है, फिर इन्होंने नवंबर 20 में दिया है। तो ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चंस के लिए मार्क करके रखा है। ये बताने में मेरे को बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप देख सकते हो। फिर भी अगर एक और अगर आप जानना चाहो तो उसके पार्ट बी था, 2.21 पेज नंबर पे है, आप एक खुद खोल के देख सकते हो, जो था ये अपना बेंचमार्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट बेंचमार्क के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो उन्होंने मई 18 की आरटीपी में पहले पूछा हुआ है, और फिर उसको रिपीट कर दिया नवंबर 20 क्वेश्चन पेपर में। सो इन द सेंस बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए थे। मैं 43 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो रिपीट हुए थे आरटीपी एमटी में से 56 मार्क्स के अंदर। तो अगर हम इसका परसेंटेज बना के चले तो 76% होता है, मतलब मोर देन 75% ऑफ द पेपर। अमेजिंग इजंट इट? सो इससे एक बात तो आपको क्लियर हो गई, ये आप लिख के रख लो कि आपको आरटीपी, एमटीपी और बैक क्वेश्चंस और जो पास क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। मतलब उनका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको मिल नहीं रहा है पूरे बुक में, ऐसे थे 1-2 क्वेश्चन थे जो आपको कहीं बुक में मिलेंगे ही नहीं, या तो उनमें अमेंडमेंट आया होगा, मतलब या तो वो टॉपिक निकाल दिए गए होंगे, या तो उन्होंने उस क्वेश्चन को अपनी प्रोनाउंसमेंट से पूछा होगा, तो वो क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की भी इतना जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको मिल जाए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 99% क्वेश्चन आपको बुक में से मिलेंगे, लेकिन 1% क्वेश्चन को होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, तो उनको छोड़ के बाकी 99% पे क्वेश्चंस जो है वो आपको डेफिनेटली करने हैं। और ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब भी आप ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करो, आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है। मतलब पूरा प्रूफ तो नहीं दे पाया, आप खुद अगर आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, आप सारी आरटीपी, एमटीपी और जितने भी क्वेश्चन पेपर है, बैक क्वेश्चन से सब टिक कर लो अपनी बुक में ईयर के साथ, और फिर आप देखो कि नवंबर 20 में जो क्वेश्चन थे वो पहले कौन कौन से आरटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑडिट की प्लानिंग कैसे करें, कि मतलब ऑडिट पढ़ना कैसे है, या तो फिर उसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो मेरा क्या था कि हमारा तो मतलब मॉक टेस्ट होती थी, तो हम मॉक टेस्ट के हिसाब से करते थे। तो मैंने किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मतलब ज़्यादा तवज्जो बोलते हैं ना, मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी, सारे सब्जेक्ट को इक्वली रिस्पेक्ट दिया है, एक्सेप्ट टैक्स, क्योंकि टैक्स पे मुझे बहुत डर लगता था। लाइक आई एम
मतलब मैं AIR 5 से इतना खुश नहीं हुआ जितना मैं टेक्स्ट के मार्क्स देख के खुश हुआ। 80 मार्क्स आए थे मुझे टेक्स्ट में, एंड इतने मार्क्स बिलीव मी मुझे मॉक टेस्ट में कभी नहीं आए। मॉक टेस्ट में मुझे 67 मार्क्स आए हैं, तो मुझे टेक्स्ट में बहुत डर लगता था, लेकिन हो गया, ठीक है वो तो अभी हम ऑडिट की बात करते हैं। तो टेक्स्ट की स्ट्रेटजी में ऑब्वियसली शेयर करूंगा आपसे। तो ऑडिट में आपको प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग इन द सेंस कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कम से कम उसके 3-4 बार रिवीजन जरूर करना है। और कम से कम उसकी मैंने तो मतलब 4 मॉक टेस्ट दी थी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 मॉक टेस्ट जरूर दें हर एक सब्जेक्ट की। मॉक टेस्ट देने से आपको लाइक इसके तो क्या बेनिफिट बताऊं मैं आपको पता ही होंगे कि मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी जो भी है सारी सब कुछ, मतलब आपकी पोजीशन पता चलती है, मतलब आप खुद से रूबरू हो पाते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ से ऑडिट को पढ़ना स्टार्ट करें। मतलब मैंने बोला था आपको कि मैं आपको हर एक डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि क्या हमको ये मतलब पूरी की पूरी बुक पढ़नी है, इतनी बड़ी जो हमारी इतनी बड़ी बुक है उसको पूरा का पूरा पढ़ना है, या तो फिर इसमें से छोड़े तो कौन सा टॉपिक छोड़े, और करे तो कौन सा टॉपिक करे, तो वो कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वो MTP RTP वाले तो बता ही दिए, वो टॉपिक आपको ज़रूर 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 करने हैं, ठीक है। और उसमें आपका मेरे ख्याल से मतलब बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा उनमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मे 18 से उठा के देखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको वो क्वेश्चन करने ही करने, कैसे करने वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिलेबस की बात करूं तो ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, मतलब रिवीजन करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आपको फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाने हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे उठाने हैं, तो वो तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में से बताना मेरे हर एक चैप्टर में से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बस अपनी अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सारे इजी क्वेश्चंस पहले कर लेना। एक्स्ट्राज में जो इजी क्वेश्चन, इजी इन द सेंस जो आपको लगता है कि आ सकते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है और जिसकी लैंग्वेज आपके लिए इजी है, मतलब जिसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से याद कर सकते हो, जिसकी लैंग्वेज आपके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी इन द सेंस कि जिसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको हिंदी में याद कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप उठा के पहले उनको रख लेना जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है। और बस इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत है। बाकी जो हार्ड है और इम्पोर्टेंट है उनके आप, अगर वो पॉइंट्स में है ना, अगर पैराग्राफ में तो उनको छोड़ दो, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स में है ना, तो पॉइंट्स में से आप ऐसा कर सकते हो, अगर उनकी हेडिंग है, मतलब अगर पॉइंट्स में भी हेडिंग होती है ना कि ये पॉइंट की ये हेडिंग है, तो आप उन्हीं से हेडिंग कर लो याद, ठीक है। उनके अंदर के पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हार्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको कि आ सकते हैं, लेकिन उनकी हार्ड इन द सेंस कि उनकी लैंग्वेज हार्ड है, कि उनकी लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आ रही, या तो समझ आ रही है तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है जिसमें आप हिंदी में कन्वर्ट करके याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उनको अगर वो पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में उनका हेडिंग याद कर लेनी है आपको, ठीक है। ताकि ये हो सकता है प्रोविजंस, ये हम प्रोविजन बना के रख रहे हैं कि क्या पता गलती से वो क्वेश्चन आ भी गया तो हम कम से कम उसकी हेडिंग तो लिख सकते हैं। और हेडिंग जब आपको पता चल जाती है ना, तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर का मैटर भी लिख ही लेते हो। तो हेडिंग तो कम से कम याद ही करनी है आपको, जितने क्वेश्चन हो सके उनकी, ठीक है। और अब आते हैं कि पहली बार जब ऑडिट, ये बुक है आपके पास, ठीक है, ये बुक आपने देखी, ये बुक है आपके पास। अब इसको हम कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। सो मैं क्या करता था, मैं जैसे पहला मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा पहला चैप्टर उठाना है। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं BSM में पढ़ता था तो उनका एक सेट पैटर्न होता था कि वो पहले ये चैप्टर कराएंगे उसके बाद, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ता था। तो समझ लो कि आपने पहला चैप्टर उठाया, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, पहले तो आपको एक टॉपिक है पूरा, वो अच्छे से पढ़ लेना है आपको, मतलब इन द सेंस कि उसका एक आइडिया ले लेना है कि ये टॉपिक जो है वो कहना क्या चाह रहा है, इस टॉपिक में है क्या एक्चुअली, और ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। इसको आपको अपने माइंड में हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। ये आपने कर लिया, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो वो क्वेश्चंस जो इसमें से RTP MTP में आए हुए पहले से, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस तो करने हैं आपको, और या तो फिर ये टॉपिक अभी तक आया ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो आपको पहले तो इसको एनालाइज करके ये देखना है कि क्या आपको लगता है कि ये टॉपिक आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, या आपने जहाँ से कोचिंग ली होगी वो भी शायद टिक करवाते होंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या तो फिर ये आप उसको छोड़ के जा सकते हो। तो आपको उस कैटेगरी में भी देखना है इस टॉपिक को कि वो टॉपिक सर ने टिक करवाया था कि नहीं करवाया था, ठीक है। तो समझ लो आपको लगता है कि ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये करना है मुझे,
ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक का एक एक शॉर्ट आइडिया लेना है। जैसे एक बार रीडिंग करके आपको इस टॉपिक का एक शॉर्ट आइडिया लेना है, एकदम हिंदी में आराम से समझना है कि टॉपिक एक्चुअल में क्या है, कहना क्या चाह रहा है। और इसके लिए आपकी जो इंग्लिश के ऊपर जो आपकी पकड़ है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी इन द सेंस कि आप समझ जाओ कि इंग्लिश में ये क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जितने अच्छे से हम इंटरप्रेट कर पाएंगे ना, वो इंटरप्रेट कर पाएंगे उतनी अच्छे से हमें ना किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको बताऊंगा मतलब बाद में आने वाली वीडियोस में कि मैंने लेक्चर सिर्फ देखे हैं, मतलब मैंने लेक्चर्स में कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ मैं देखता था 12-13 घंटे तक मैं सिर्फ लैपटॉप के सामने ही बैठा रहता था। तो लेक्चर्स में इन द सेंस मुझे इतना वो नहीं मिला, मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया मेरे पढ़ाई में। लेकिन मैं तो ज़्यादा मेरा सेल्फ स्टडी था, तो मैं पढ़ के समझ लेता था और वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता था। तो वो मेरी एक क्वालिटी थी, मतलब अच्छी क्वालिटी थी। तो मुझे उससे कम एफर्ट करना पड़ता था। तो आप जितनी अच्छे से समझ जाओगे ना चीज़ों को हिंदी में ही, मैं इंग्लिश में समझने की बात ही नहीं कर रहा, हिंदी में ही आप अच्छे से समझ जाओगे तो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आते हैं एक्चुअली द हाउ वाले पार्ट में कि याद कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दो टाइप के टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक जो पैराग्राफ होता है, मतलब जिसमें पैराग्राफ्स होते हैं। दूसरा टॉपिक जिसमें पॉइंट्स होते हैं। और ऑडिट में आपको पॉइंट्स वाले जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मतलब बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में जो है वो पॉइंट्स में है। ठीक है, जो मुझे एक एडवांटेज लगता है क्योंकि पॉइंट्स में याद करना बहुत ईजी होता है। तो क्या करने का, सबसे पहले पैराग्राफ वाले टॉपिक की बात करूँ तो पैराग्राफ वाले टॉपिक को भी आपको ना पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है। मतलब जहाँ पे भी सेंटेंस खत्म हो रहा है ना, वो आपका एक पॉइंट हो गया, वहां से दूसरा पॉइंट स्टार्ट, वो सेंटेंस खत्म हुआ उससे उसके वहां से तीसरा पॉइंट स्टार्ट। तो आपको पैराग्राफ वालों को भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो सबसे पहला ही पेज है हमारे पास 1.2, जहाँ पे मीनिंग अपने को दी हुई है ऑडिट की। ठीक है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो वो करके पूरा उन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है और उसके नीचे दिया हुआ है एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, और वो एनालिसिस में उन्होंने उस पॉइंट को, मतलब उस डेफिनेशन को उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया है। तो और आप एक बार है ना पैराग्राफ पढ़ो और एक बार आप पॉइंट्स पढ़ो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि पॉइंट्स में ना आप अच्छे से याद कर सकते हो उस चीज को। पॉइंट्स में आप अच्छे से उस चीज को याद कर सकते हो। तो इन्होंने खुद ही एक एग्जांपल दे दिया कि आप पॉइंट्स में कैसे याद कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आपका अगर कोई भी पैराग्राफ में है ना, जैसे ये डेफिनेशन थी पैराग्राफ में, तो आपको उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देना जैसे इन्होंने एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन में किया है। ठीक है, तो आपको वैसे उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है। अब एक बात, चलो ये तो पैराग्राफ वाली बात हो गई कि पैराग्राफ को हमको पॉइंट्स में डिवाइड करके फिर याद करना है। अब आता है पॉइंट्स को हमको कैसे याद करना है। पॉइंट्स भी तो है, तो उसको याद कैसे करना है। अब कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको मतलब आप उसको लिंक करके याद कर सकते हो। लिंक करके इन द सेंस कि इसी के नीचे, चलो मैं यही एग्जांपल दे देता हूँ कि इसके नीचे है ये एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन जहाँ लिखा हुआ है 1.2 पेज नंबर पे, उसके नीचे लिखा हुआ है इसके नीचे आपने देखा होगा कि बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है द पर्सन कंडक्टिंग द स्टार शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, दिस ही कैन डू सो ऑनेस्टली बाय सैटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट। अब इसके 6 पॉइंट्स है। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने कैसे याद किए थे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लिंकिंग काम आ सकती है क्योंकि इसमें आप देखोगे आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे याद किया था। लिंकिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहला पॉइंट है द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये मैंने पढ़ा, इसको मैंने पहले हिंदी में अपने दिमाग में सोच लिया कि इसके ये कहने का मतलब है कि हमारे जो अकाउंट्स है वो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ये मैंने पहले हिंदी में कर लिया। दूसरा है सेकंड पॉइंट, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, कि हमारे पास जो एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सफिशिएंटली सपोर्टेड बाय एविडेंस के हिसाब से ही वो सपोर्टेड की गई है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे कि एक लाइन है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो दोनों पॉइंट में आ रही है। एक पॉइंट के लास्ट में आ रही है, पहले वाले पॉइंट के लास्ट में आ रही है और सेकंड वाले पॉइंट के शुरू में आ रही है। ठीक है, तो अगर आपने एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट याद कर लिया तो आपको ये 2 पॉइंट याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हमने अकाउंट्स बनाए हैं। ठीक है, और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो सपोर्ट की गई है एविडेंस के द्वारा। तो ये 2 पॉइंट तो उसी में हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखोगे नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसमें भी क्या आ गया, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। ठीक है, और तीसरे वाले में हमको बस थोड़ा कंट्रास्ट करना है कि उसको नन में लेके जाना है। तो नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ओमिटेड, कोई भी एंट्रीज जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वो हमने ओमिट नहीं की है। और जो भी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं लाई है। ये हमारा तीसरा पॉइंट कहना चाहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अब इसमें तो आप बोलोगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, इसमें एक और चीज है, इसमें है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आपको 3rd पॉइंट में मिला था और 4th पॉइंट में भी आपको स्टेटमेंट मिला है।
तो आप वहां से लिंक कर सकते हो कि हमारे पास 2 बार स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं लोग कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास स्टेटमेंट में है वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। ये 4th पॉइंट हमारे पास। ठीक है, ये आप हिंदी में अभी याद करो, इंग्लिश में आपने याद ही नहीं किया, आप हिंदी में याद कर रहे हो। ठीक है, फिर आते हैं 5वां पॉइंट में, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज इन कंफॉर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें भी स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट के 3 पॉइंट हो गए, जिसमें से और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए अभी तक 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, और उसमें से एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट का एक कॉमन पॉइंट था, 3rd वाला। ठीक है, अब आते हैं 6 पॉइंट पे। ये हमने याद कर लिया कि भाई स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट्स है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ठीक है, और लास्ट आता है हमारे पास, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें भी क्या आया, स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट, 3 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें से दोनों में एक कॉमन है, तो टोटल 6 पॉइंट्स हमारे पास। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपने ऊपर ऊपर से आपको हिंदी में याद हो गए। कैसे याद हो गया मैं आपको बताया। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि भाई हमारा जो अकाउंट्स है वो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने हुए हैं। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो सपोर्टेड की गई एविडेंस के द्वारा। एंट्रीज, नन ऑफ द एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, जो बुक ऑफ अकाउंट्स की कोई भी एंट्रीज जो है वो ओमिट नहीं की गई है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में जो नहीं है वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया। स्टेटमेंट से एक और पॉइंट आता है हमारे पास कि इसके बाद था कि इंफॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट में वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड है, क्लासिफाइड है और कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर करती है हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में, हिंदी में याद हो गया है अच्छे से। ठीक है, मतलब हिंदी में आपने इसको समझ लिया। ठीक है, और याद भी हो ही गया क्योंकि पॉइंट बाय लिंकिंग, ये था लिंकिंग के हिसाब से मैं पॉइंट्स कैसे याद करते हैं। और ये लिंकिंग आपको मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत में दिखेगी आपको ये लिंकिंग। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेजोरिटी जो है पॉइंट्स जो है वो लिंकिंग वाले हैं, तो आप लिंक करके ऐसे ऐसे एक एक वर्ड ढूंढ के याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमने हिंदी में याद कर लिया, लेकिन हम हिंदी में ऑब्वियसली नहीं लिख सकते इसको, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। अब मेरे से बहुत लोग ये पूछते हैं कि इज इट रिक्वायर्ड कि हम सारे के सारे जो कि हमें वर्ड टू वर्ड याद करना है, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया वो हमको वर्ड टू वर्ड याद करना है। तो मैं तो क्या बोलता हूँ कि ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऑनेस्टली ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप कर सकते हो तो क्यों नहीं। मतलब अगर आप वर्ड टू वर्ड इन द सेंस एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, लेकिन अगर आप 80 और 70% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप इसको याद कर सकते हो तो क्यों नहीं, आपको जरूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो जो मैंने आरटीपी, एमटीपीज और पास क्वेश्चन पेपर्स और जो बैक क्वेश्चन बताए थे वो मैंने वो आपको डेफिनेटली वर्ड टू वर्ड जितना हो सके, या तो 70% या तो 80% एक्यूरेसी के साथ आपको जरूर करनी चाहिए वर्ड टू वर्ड याद। क्योंकि यार मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको कि वो जो आपका पेपर चेकर है वो आपका डायरेक्ट सजेस्टेड आंसर से मैच करके देखेगा, और जितना आप सजेस्टेड के हिसाब से लिखोगे उतने आपके मार्क्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें अगर आप कीवर्ड्स की बात करोगे कि मेरे से तो वर्ड टू वर्ड होता ही नहीं है, मुझे तो आप बता दो कि इसमें से कीवर्ड्स क्या है। तो कीवर्ड्स जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना, जैसे वो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कीवर्ड हो गया। ये आप तीनों पॉइंट में ना अंडरलाइन कर देना, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और वो स्टेटमेंट वाले 4 वो आप चारों पॉइंट में अंडरलाइन कर देना स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप हिंदी में जो हमने याद किया उसको आप इंग्लिश में खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको और अगर मैं बताऊं याद कैसे करना है, तो आप क्या करो कि जो बोलते कि नहीं मैं मतलब पहले भी मेरा अच्छा था एकेडमिकली और मैं याद कर सकता हूं, तो आपको क्या करना है, मैं जैसे करता था अभी मैंने इसको हिंदी में याद कर लिया है। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बताया कैसे याद कर लिया मैंने इसको। अब आप क्या करो, इसको एक बार आप है ना इसको इंग्लिश में याद कर लो। ठीक है, सिर्फ एक बार पूरे सीए इंटरमीडिएट में पहली बार जब आप ऑडिट को पढ़ रहे हो, इसको बस आप एक बार इंग्लिश में अच्छे से याद कर लो। भले आपको रट्टा मारना है रट्टा मारो, लेकिन आप इसको रट्टा तो मार ही नहीं सकते। मतलब अभी आपने समझ लिया तो उसको रट्टा नहीं मारेंगे, उसको आप याद कर लो एकदम अच्छे से, उसको एक बार इंग्लिश में याद कर लो। ठीक है, और जो याद नहीं कर रहे उसको बस, और जो लोग याद नहीं करना चाहते वो बस आप है ना 2-3 बार इसको पढ़ लो अच्छे से, इंग्लिश में पढ़ लो इसको एकदम अच्छे से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, ताकि ये जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है ना वो आपके दिमाग में जो है वो छप जाए। मतलब वो छप जाए इन द सेंस कि वही लैंग्वेज अगर आप हिंदी में सोच रहे हो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो वही इंग्लिश निकले जो ये लोग लिख के रखे हैं यहाँ पे।
ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो उसको आप एक बार कम से कम याद करो, जो भी चीज़ें आपने, जो भी क्वेश्चंस आपने टिक किए। और ये तो था एक एक एग्जांपल जो था वो लिंकिंग का था। एक दूसरा एग्जांपल जो मेरा फेवरेट है वो है कि आप उसको कहीं किसी और चीज़ से लिंक कर दो। मुझे वो जो पॉइंट्स है ना, उसको आप कहीं और चीज़ से लिंक कर दो, कहीं और, जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे आप अपनी स्टोरी बनाने लग जाओ उस पॉइंट्स के कुछ कुछ वर्ड्स उठा के आप अपनी स्टोरी बना दो, या तो फिर कुछ भी इन द सेंस, जो भी आप, जितना भी आप क्रिएटिव हो सकते हो उस पॉइंट्स के हिसाब से आप वो सब कर सकते हो। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरा फेवरेट है, वो है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में एक है, कहाँ गया, हाँ, ये है 6.6 पेज नंबर पे। उसमें क्या किया है, 6.6 में अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इस बार ये क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये था, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है कुछ पॉइंट्स बने हुए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स बने हुए, छोटे छोटे से। तो ये मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इस बार नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है मई 18 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में एक बार आ गया मई 18 के सबसे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में, इंटरमीडिएट के। उसके बाद और हाँ, ये तो मस्त एग्जांपल मिला कि उन्होंने मई 18 की आरटीपी में ये क्वेश्चन दिया था, और आरटीपी से फिर उन्होंने उठा के मई 18 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन दे दिया। तो देख रहे हो ना, जो मैं आपको बोल रहा था कि आरटीपी एमटीपी से दे, तो मई 18 जो पहला अटेम्प्ट है उसी की आरटीपी से उठा के इन्होंने क्वेश्चन पेपर में दे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने नवंबर 19 की एमटीपी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और नवंबर 19 की आरटीपी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नवंबर 19 के दोनों आरटीपी और एमटीपी दोनों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो इसमें क्या है, गिवन बिलो, इसका क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो सम ऑफ द पॉइंट्स एन ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मतलब कंपनी की जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है। ठीक है, इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसको मेरे को याद करना है, तो ये पॉइंट्स में आप देखोगे लिंकिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब अलग अलग पॉइंट छोटे छोटे हैं, तो लिंकिंग तो कहाँ मिलेगी हमको। तो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने व्हाट, हाउ, वेयर, वाई ऐसे करके इसको लिंक कर दिया था। कैसे, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो मैंने उसका क्वेश्चन बना दिया व्हाट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है देयर पर्पस, क्यों मतलब वाई क्या है, वाई के लिए हम क्या पॉइंट बना सकते हैं, देयर पर्पस, उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। तीसरा इसमें लोकेशन ऑफ सिस्टम, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, कहाँ पे है ये लोग इनका हम लोकेशंस लिखेंगे, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, लोकल वर्सेस ग्लोबल। आर्किटेक्चर, कैसा डिजाइन, कि इनका डिजाइन कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है इनका, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर, वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, कौन सा वर्जन है इनके पास, फंक्शंस फंक्शंस एंड रिस्क कुड वेरी इन डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम फंक्शन। इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम, ये थोड़ा बैठा नहीं मेरे को कहीं पे, तो ये मेरे को थोड़ा अच्छे से इसको कंसंट्रेट करके याद करना पड़ेगा। इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम। इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड में हम ऐसा लिख सकते हैं कि कहाँ पे एक बार आ गया लोकेशन पे, तो लोकेशन के हम कहाँ को हम दो से लिंक कर सकते हैं, एक तो लोकेशन के लिए और एक इन हाउस वर्सेस पैकेज के लिए। आउटसोर्स एक्टिविटीज की कहाँ से हम तीन को हम लिंक कर सकते हैं, कहाँ में इसके 3 पॉइंट बन जाएंगे कि कहाँ है। वेयर के इसके 3 पॉइंट बन जाएंगे, एक लोकेशन वाला, ठीक है, दूसरा आ जाएगा इन हाउस वर्सेस पैकेज, और तीसरा आ जाएगा आउटसोर्स एक्टिविटीज। और की पर्सन के लिए कौन। तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस से बोल देता हूँ कि मैंने इसके लिए क्या किया था। मैंने इसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका मैंने किया था। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारे पास व्हाट में हम लिख देंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड, ठीक है। दूसरा होता है वाई में हम लिख देंगे देयर पर्पस। तीसरा होता है वेयर के लिए हमारे पास इसमें 3 पॉइंट है। कौन कौन से 3 पॉइंट है, एक लोकेशन है, एक है इन हाउस वर्सेज पैकेज, और तीसरा है आउटसोर्स एक्टिविटीज, ठीक है। फिर है हमारे पास किस लिए हो गया, पर्पस हो गया, वेयर, व्हाट, हाउ और हु में हमारे पास है की पर्सन्स, कौन कौन से की पर्सन्स है। फिर कैसे मतलब आर्किटेक्चर है हमारे पास, वर्जन है हमारे पास, इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम है, और बस। तो ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे याद किया था। तो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कैसे याद करने हैं। या तो आप उन पे लिंकिंग करो, या उनकी अलग से एक कहानी बनाओ, या जैसे मैंने इसमें किया वैसे आप कर सकते हो कि आप इनको अलग ही चीज़ से लिंक कर दो। इनको मैंने WH क्वेश्चंस जो होते हैं ना, व्हाट, वेयर, हाउ, वेयर, वाई, इनसे मैंने लिंक किया था इनको, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये होते हैं, मतलब आपको पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। और पॉइंट्स वाले मैंने आपको पहले बताया कि ऑडिट में बहुत सारे पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस है, बहुत सारे पॉइंट वाले टॉपिक है, तो आपको पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे।
हाउ टू लर्न तो मैंने आपको लगभग बता ही दिया है, और कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें ना मतलब आईसीए वाले खुद ही मार्क करके दे देते हैं कि कौन सा वर्ड इसमें इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर पेज नंबर 1.8 निकालोगे जिसमें आपको एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कि हमें एडवांटेजेस में करीब करीब 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसमें हर एक पॉइंट में उन्होंने स्टार्टिंग में या तो फिर बीच में एक बोल्ड करके लेटर्स दिए हुए हैं जो आपको याद करने हैं, जो आप याद करके मतलब पूरा पॉइंट आपको उससे याद आ सकता है। तो ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आईसीए खुद मार्क करके देता है, तो आपके लिए तो वो बोनस है ऑब्वियसली। एंड तो अब ये हो गया हमारे पास, मतलब मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा बता ही दिया है कि मैं कैसे याद करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा की। डेटा इन द सेंस कि कुछ नंबर्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। वैसे ऑडिट में बहुत कम नंबर्स है जो हमें याद करने हैं, जैसे मेरे ख्याल से ज्यादातर ऑलमोस्ट 80-90% जो है वो सिर्फ चैप्टर 10 में ही उन्होंने कंपनीज एक्ट में जो दिए हुए वही नंबर्स है। और जैसे कि वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के लिए मतलब थ्रेशोल्ड कि भाई इतना इतना करोड़ होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर इतना होना चाहिए तभी एप्लीकेबल होगा, वो वाले डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे डेटा मेरे ख्याल, और पेनल्टीज भी उसमें ही है चैप्टर 10 में। तो ज्यादातर डेटा तो चैप्टर 10 में है। तो डेटा आपको जहां भी मिले ना, मतलब नंबर्स आपको जहां भी मिले वहां पे आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक मेरी गलती हुई थी इसमें, मुझे याद है कि मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है कि मैंने क्या किया था, मैंने ये वाला डेटा याद नहीं किया था। ये डेटा कौन सा है, ये 13.56 पेज नंबर पे है एग्जामिनेशन ऑफ 13.56 पेज नंबर पे एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। तो ये टॉपिक मैंने पूरा छोड़ ही दिया था, मतलब इसके आगे जो टॉपिक है स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है उसके अंदर भी बहुत कुछ था, तो ये मैंने छोड़ दिया था। और इसमें जो एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट है इसके स्टार्टिंग में दिया हुआ है ओवरड्यू डेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 6 months to 5 years, जो है उसके आगे जो भी लाइन है विल बी क्लासिफाइड एंड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर। तो ये जो है ये एमसीक्यू में आया था, 1 मार्क शायद 1 या 2 मार्क के लिए था, और ये मैंने मतलब ये वाला डेटा मुझसे छूट गया था पूरे ऑडिट में, तो और यही आ गया था। एंड फिर मेरे ऑब्वियसली मार्क्स कट गया, शायद 2 मार्क्स कटे इसकी वजह से, सिर्फ इसी की वजह से। तो डेटा जहां भी आपको मिले ऑडिट में वो आपको डेफिनेटली करना है। बहुत कम डेटा है ऑडिट में नंबर्स के हिसाब से, तो आप को वो अच्छे मार्क्स दिला सकता है, मतलब 10 मार्क्स मिनिमम कम से कम। ऑब्जेक्टिव्स में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी आता है ना, थ्रेशोल्ड्स पूछ लेते हैं कभी कि एप्लीकेबल है कि नहीं, रोटेशन एप्लीकेबल है कि नहीं, तो वो आपको डेटा तो है वो आपको डेफिनेटली करना है याद, मतलब एकदम आपको रट जाना चाहिए वो डेटा। तो भाई कोई भी कभी भी पूछे आपसे कि भाई इसका ये कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा, वो आपको एकदम मुंह जुबानी होना चाहिए वो डेटा। ठीक है, और फिर दूसरी बात आती है कि आपको कोई भी चैप्टर ना ऑडिट का छोड़ना नहीं है। चैप्टर नहीं छोड़ना इन द सेंस कि ये भी नहीं है कि आप पूरा चैप्टर करना जरूरी है, मतलब अगर समझ लो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और आपका लास्ट के जो है ना ये कौन से 6, 7, 8 जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो आपके छूट रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि मैं छोटे छोटे चैप्टर्स मैं छोड़ देता हूँ। आपको हर एक चैप्टर में से कम 3-4 टॉपिक तो करके जाने हैं, वो मेन वाले, मेन इन द सेंस वो एमटीपी आरटीपी वाले। अगर एमटीपी आरटीपी वाले भी 3-4 नहीं हो रहे, उससे भी कम एमटीपी आरटीपी होंगे वैसे तो, लेकिन अगर आपको और करने की इच्छा है तो मेन तो आपको करके ही जाना है टॉपिक, क्योंकि क्या पता कि आईसीआई वही टॉपिक दे दे। तो आपको चैप्टर पूरा का पूरा कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, उसमें से कम मिनिमम आरटीपी एमटीपी वाले टॉपिक तो करके ही जाने हैं, पूरा चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। तो ये तो मैंने बता दिया। अब अपन वापस से वो याद करने वाली ट्रिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जितना आपको बताया आपने वैसे कर करके थोड़ा बहुत याद कर लिया। ओके, अब याद कैसे करना है और कितने दिनों के अंदर करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ तो क्या हुआ कि मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले तो बिल्कुल मतलब मैं स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट के बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता रहता था। तो हमारी जब से मॉक टेस्ट स्टार्ट हुई 1 जून को हमारी वीएसआई में मॉक टेस्ट स्टार्ट हुई थी नवंबर 20 के लिए, और पहला पेपर टेक्स्ट का था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट मुझे बहुत बेकार लगा था, मतलब बहुत अच्छे से नहीं आता था टेक्स्ट। तो पहला पेपर देने के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत पानी में हूँ और मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमें तब से 10-10 दिन मिलते थे हर एक सब्जेक्ट को, मतलब 10-10 दिन बाद हमारा मॉक टेस्ट होता था, तो 10-10 दिन मिलते थे हमें हर एक सब्जेक्ट को करने के लिए। तो मुझे पहली बार ऑडिट को करने के लिए 10 दिन मिले थे। पहली बार मतलब फर्स्ट हैंड, मतलब ये रिविजन नहीं चल रहा मेरा, अभी मैं फर्स्ट हैंड ऑडिट को कर रहा हूँ, वो भी 10 दिन में। ठीक है, पूरा कोर्स। ठीक है, अब मेरे सामने क्या चुनौती थी कि मेरे को 10 दिन में पूरा कोर्स करना है, जो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें 13 चैप्टर्स है और 13 चैप्टर्स को 10 दिन में करना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता था कि हमारे सर ने, ऑडिट वाले सर ने कुछ इंपॉर्टेंट भी करवा के रखे थे, और मैंने पहले से ही अपना एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके रखा था। तो मैंने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट
फेज में, मतलब फर्स्ट 10 डेज में मैंने यही किया कि मैंने पहले यही क्वेश्चंस उठाए जो भी आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन पेपर्स और बैक एक्सरसाइज में थे और जो हमारे सर ने टिक करवाए थे, वो सारे के सारे मैंने 10 दिन के अंदर कवर कर लिए पूरे सारे चैप्टर्स में से। ठीक है, ऐसे ही करके। और आपको क्या करना है, जैसे समझ लो कि आपने आज स्टार्ट किया, ठीक है, आपका जितना भी टारगेट है, जितने भी घंटे आपके पढ़ने का टारगेट है, वैसे पढ़ने का तो टारगेट मैंने तो मतलब पढ़ने का टारगेट रखा नहीं, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा आप टॉपिक वाइज टारगेट रखो कि भाई मैंने समझ लो कि पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो मैंने इसके लिए समझ लो कि 10 दिन में मुझे 13 चैप्टर करने हैं, तो मैंने पहले दिन को पूरा एक चैप्टर दे दिया, मतलब पहले दिन मुझे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि ये मेरा टारगेट है। अब ये जल्दी भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है, लेकिन मेरे को पूरे वो दिन में कंप्लीट करना है। अब मैं घंटे नहीं गिनता था कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, कभी कभी 5 घंटे में हो जाता था मेरा पूरा टारगेट डे का, और कभी कभी 12 घंटे भी लगते थे। ठीक है, तो वैसे ही आपको टॉपिक वाइज टारगेट सेट करना है। समझ लो आपने पहले दिन एक चैप्टर लिया, ठीक है, और सोचा कि इस चैप्टर को मैं आज के आज कंप्लीट करके रहूंगा। ठीक है, तो आप उस चैप्टर पे याद कर रहे हो उसको अच्छे से। मैंने जैसे बोला है कि आप एक बार पहले उसको पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ो, पूरे चैप्टर को एक बार मत पढ़ो, पहले उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक में समझो क्या लिखा है। और जैसे मैंने बताया कि पॉइंट वाइज है तो कैसे याद करना है, पैराग्राफ है तो उसको पॉइंट बना के कैसे याद करना है। ठीक है, वो और फिर अगर आप एकेडमिकली अच्छे से मतलब आप ग्रास्प अच्छे से कर लेते हो तो उसको आप एक बार इंग्लिश में याद भी कर लो अच्छे से, एकदम वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ये आपने कर लिया और तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपका दिन भी समाप्त हो गया, मतलब आपका सोने का टाइम है अब। ठीक है, तो आप क्या करो कि आपने आज जितना भी पढ़ा ना, मतलब जितने भी आपने आज का पढ़ा है, मतलब फ्रेश जो आपने आज पढ़ा है, उसको आप एक बार रात को 1 घंटे के लिए पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करो इन द सेंस कि अब आप बोलोगे कि मैंने 8-9 घंटे पढ़ा है तो उसको मैं 1 घंटे में कैसे रिवाइज करूं। तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ने, अगर आपका 1 घंटे में रिवाइज हो सकता है, आपको लगता है कि हाँ मैं 1 घंटे में पूरा एक बार पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ लो उसको आप। इसे अगर नहीं पढ़ सकते तो ऊपर ऊपर से देख लो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, वो आप मतलब रिकॉल करने की जरूरत। ऐसा मत सोचना कि चलो आज मैंने क्या क्या पढ़ा, मैं ना अपने से पूछता हूँ, ऐसे हाथ रख के मैंने ऐसे देखा और क्या पढ़ा था मैंने आज, और फिर आपको याद नहीं आया। ऐसा बहुत बार होता है और ये नॉर्मल सी चीज है, किसी को याद नहीं आता है। और फिर इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये मैं क्यों मत करने के लिए मना कर रहा हूँ। इससे ना आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस सब बहुत गिर जाता है इससे, कि आप सोचो कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा, यार मैंने तो अभी पढ़ा था, आज सुबह तो मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपने एक बार याद कर लिया ना बहुत है, अब वो आपको एग्जाम में याद आएगा ही आएगा, आपको दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत है तो आपको रिवीजन की जरूरत है। तो आप क्या करो, ऐसे मत करना, आपको बस पढ़ना है उसको, जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक बार आप पढ़ लो रात को, और कल सुबह उठने के बाद पहला काम वही करोगे कि आपने कल जो पढ़ा था उसी को वापस एक और बार पढ़ लो। इससे क्या हो जाएगा, आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे। पहला तो पढ़ते पढ़ते, दूसरा हो जाएगा रात को, और तीसरा हो जाएगा सुबह। ठीक है, ये खत्म आपका। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको अपना जो सिलेबस है वो पहली बार में कवर करना है। मैं पहली बार की बात कर रहा हूँ, तो पहली बार में आपको ऐसे ऐसे करते करते अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी मॉक टेस्ट आ गई, और ये मॉक टेस्ट मैं सही बोल रहा हूँ, आपको देने की बहुत जरूरत है। मॉक टेस्ट कहीं से भी दो, अगर कहीं से आप अरेंज नहीं कर सकते या तो फिर आप कहीं से परचेज नहीं कर सकते तो आप खुद की ले सकते हो। ऑब्वियसली आप ऐसे मॉक टेस्ट निकालती है बहुत सारे, पुराने टेस्ट पेपर्स आपने अगर नहीं देखे और वही लेना जो आपने नहीं देखे, जो देखे वो मत लेना, जो नहीं देखे वही मॉक टेस्ट पेपर लेके आप उसकी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, घर पे ही, और खुद से चेक भी कर सकते हो। और मॉक टेस्ट इससे क्या है, आपको खुद की स्किल्स का पता चल जाएगा, मतलब कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो वो आपने 10 दिन बाद है समझ लो आपकी टेस्ट। ठीक है, तो आपको 8 दिन तक जितना भी हो सके आपको कवर कर लेना है। ठीक है, जितना छूट रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन 8 दिन तक जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप ऐसे करके कवर कर लो कि भाई एक दिन पढ़ लिया, फिर उसको रात में रिवाइज किया, उसको सुबह दिन रिवाइज किया, ऐसे करके फिर दूसरे दिन पढ़ा, फिर उसका दूसरे दिन को जो पढ़ा था वो हमने रात में रिवाइज किया और फिर सुबह रिवाइज किया। ठीक है, ऐसे करके आपने कर लिया। 8 दिन तक जितना कवर होता है उतना कर लो। 9 दिन में जो आपका 9th डे होगा टेस्ट से 1 दिन पहले, उस दिन को आपको क्या करना है, वो जो आपने 8 दिन में जितना भी पढ़ा है ना उसको एक बार पूरे दिन एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। वही मैं वापस बोल रहा हूँ, रिकॉल करने की कोशिश मत करना। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे आपने हाथ रख दिया और फिर मैं सोच रहा हूँ क्या था इसके नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपको उसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है उसको। अगर आपके आधे दिन में वो पूरा रिवाइज हो गया तो उसको एक और बार आधा दिन और दे दो, मतलब जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। उसको बस पढ़ते रहो एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसको पढ़ते रहो उसी लैंग्वेज को। नोट्स तो मैं वैसे ही तो मना करूंगा कि बनाने के लिए, कि नोट्स मत बनाना, क्योंकि नोट्स में क्या है, हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं, मतलब अपनी हैंडराइटिंग, अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से इजी वर्ड्स यूज करके। और मैं बुक से पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जितना बुक से पढ़ोगे ना, आपकी लैंग्वेज जो है वो बुक के हिसाब से होती जाएगी।
क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये फील किया है कि आप जितना बुक से पढ़ोगे, जो आप पढ़ते हो ना वही लैंग्वेज में आप लिखते हो एग्जाम में। तो अगर आप नोट से पढ़ोगे, वही कंसाइज वे में पढ़ोगे, वही छोटा छोटा पढ़ोगे, वही सिंपल वर्ड्स में पढ़ोगे, तो वही आप एग्जाम में भी लिख के आओगे। और आप तो आप मतलब आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा ये, क्योंकि अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो बुक की लैंग्वेज लिखोगे कहाँ से। तो आपको बुक से ही पढ़ना है, जितनी भी बार आप रिवीजन करो उतना आप बुक से ही करो। भले आप बुक में मार्क कर लो कि भाई, अंडरलाइन कर लो कि भाई मैंने ये वाला याद किया है तो मैं यही पढ़ूंगा, उसके आगे आप कुछ पढ़ो मत, वो चलेगा, लेकिन आप बुक से ही पढ़ो, बुक ही खोलो। इसको अलग से नोट्स में मत लिखो, सिर्फ बुक ही खोलो और बुक में से ही पढ़ो, ठीक है। तो आपने वो 9th डे में आपने एक बार रिवीजन कर लिया, और जो 10th डे के आप है ना, मतलब आईसीआई के टाइम पे रखना, जैसे 2 to 5 ही रखना। तो आप सुबह का भी वो सुबह भी एक और बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही फास्ट तरीके से, एकदम सुबह एकदम अच्छे से सुबह भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार जो आपने मॉक टेस्ट दी, ठीक है। अब दूसरी बार मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, उसके लिए 5 दिन का समय मिला, हमको 5 दिन का समय मिला था। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जितना जल्दी हो सके 2 या 2.5 दिन में आपको ये पहले जो आपने 10 दिन में जो सिलेबस कवर किया है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज फिर से बोल रहा हूँ, रिकॉल करने की कोशिश मत करना, कुछ याद नहीं आएगा। तो अब रिवाइज कैसे करें, अब पहले रिवीजन की भी बात करो तो पहला रिवीजन आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने पूरा जितना हो सकता था आपने सिलेबस कवर किया है, ठीक है। तो उसको क्या करना, आप रिवाइज करने जा रहे हो ना, समझ लो ये पहला चैप्टर है और मैंने इसको पहले एक बार करा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार पहले इसको पढ़ लूंगा, ठीक है, रिकॉल नहीं करूंगा, मतलब सोचने की कोशिश नहीं करूंगा कि भाई यहाँ पे क्या था मैंने 10 दिन पहले, मतलब अभी तो आप 10-10 दिन करके 80 दिन हो जाएंगे ना, 8 सब्जेक्ट होंगे या तो 4 सब्जेक्ट होंगे, जैसे भी आप दे रहे हो। तो 40 दिन या 80 दिन हो जाएंगे, तो 40 दिन 80 दिन का पहले आपको लगता है याद होगा, आपको बिल्कुल नहीं, किसी को याद नहीं होता है। तो आप क्या करना, पहले एक बार उसको पढ़ लेना अच्छे से, जैसे आपने पहली बार उसको पढ़ा था वैसे एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर उस पर हाथ रख के फिर रिकॉल करने की कोशिश करना, वो भी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। मतलब सिर्फ आपको पॉइंट्स याद करने कि ये पॉइंट्स इसके अंदर बनते थे, हिंदी में याद करना है, इंग्लिश में भी रिकॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपको याद नहीं आया ना, मैं बोल रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस ऐसा गिरेगा कि वो उठ ही नहीं पाएगा। क्यों, तो आपको एक बार उसको पढ़ लेना है, और अभी आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर आप उस पर हाथ रखोगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा वो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि आपको वो चीज़ याद है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली हाथ रख के करोगे तो सारा कॉन्फिडेंस गया, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक बार उसको पढ़ना है, उस पर हाथ रख के, फिर दूसरी बार रिकॉल करना है, फिर हाथ हटाना है और तीसरी बार उसको पढ़ना है, ठीक है। 3 बार आपको वही टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट रिवीजन के टाइम। और ये आपको बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी, मतलब 10 दिन का जो सिलेबस था आपने कवर किया था, ऑब्वियसली 8 दिन में, उसके बाद तो हमने रिवीजन किया, तो 8 दिन में जितना भी आपने कवर किया था वो आपको 2 से 2.5 दिन में वापस से रिवाइज कर लेना है, ऐसे ही करके जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। 2 से 2.5 दिन में हो गया ये। अब आपको जो भी आपका 2 या 2.5 दिन बचा है, मतलब 5 दिन के बाद है ना आपका मॉक टेस्ट, तो 2 या 2.5 दिन बचा है, उसमें आपको एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा इन द सेंस जो आपने पहले छोड़ के रखा है, अगर वो आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चन ही आपसे नहीं हुए थे तो आपको वो डेफिनेटली करने हैं, ठीक है। अगर वो आरटीपी एमटीपी आपका पहले 8 दिन में सारा कंप्लीट हो गया था तो आपके जो टीचर ने बताए होंगे वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर वो भी आपने पहले ही 8 दिन में अच्छे कर लिए थे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आपको अब जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, और जो सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज वाले आपके जल्दी याद हो जाएंगे और इससे आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा मत सोचता है कि सिंपल लैंग्वेज है तो आईसीआई देगी नहीं, क्योंकि यू डोंट नो आईसीआई, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज वाले और इम्पॉर्टेंट है वो आपको जल्दी से कवर कर लेने हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट रिवीजन में आपका हो गया, आपने मॉक टेस्ट दी, ठीक है। फिर इसके बाद आप अगर आप जो भी है आप जहाँ से मॉक टेस्ट ले तो उनके हिसाब से करना, मतलब वो जितना टाइम देते हैं उसके हिसाब से। लेकिन हमारा क्या होता था, पहले 10 दिन बाद मॉक टेस्ट हुई, 5 दिन बाद हुई, अब आएगी हमारे पास 3 दिन की बारी, ठीक है। तो अब क्या होता था इसमें, आपको रेयरली टाइम मिलेगा कि आप है ना और नया कुछ कर पाओ, ठीक है। नया करने की आप सोचना भी मत, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको नया करना है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बहुत मेजर पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपना ऑडिट का सिलेबस, मेरे ख्याल से मैंने 80% सिलेबस किया था, सिर्फ 80%, ठीक है। तो और उसमें मुझे 95 मार्क्स आ गए, और मुझे लगता है कि ये मार्क्स मेरे डिस्क्रिप्टिव में नहीं कटे होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मुझे बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ लिखा था मैंने आंसर्स, तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स में कटे होंगे मार्क्स, जितने भी कटे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब 3 दिन का रिवीजन, अब 3 दिन बाद आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है। और आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। तो सबसे पहले आपने जो पहले चीजें जितनी भी करके रखी है ना उसको रिवाइज करनी है, वैसे ही रिवाइज करना है, रिकॉल करने की कोशिश मत करना, याद करने की ऐसा मत सोचना कि मैंने क्या लिखा था, अब तो मैंने एक बार और रिवीजन कर लिया तो मुझे याद आ जाना चाहिए, नहीं आएगा याद, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
इससे कॉन्फिडेंस भी लो मत करना कि भाई मुझे अभी याद नहीं आ रहा तो एग्जाम में कैसे याद आएगा। एग्जाम में मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ अगर आप वैसा करोगे ना एग्जाम में आपके पास डेफिनेट। हाँ, एक और बात मैं डेफिनेटली याद आ जाएगा। एक और बात मैं बोलना भूल गया कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ये ना मतलब जिनको लिख लिख के याद करने की प्रैक्टिस होती है, मतलब आदत होती है, प्रैक्टिस क्या आदत होती है जिनको लिख लिख के याद करने की। तो उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा लगेगा लिख के याद करने में। तो ऑब्वियसली आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दूसरों से जिनको ऐसे याद हो जाता है, जैसे मैंने बोला बिना लिखे याद हो जाता है। तो आपको अगर लिख लिख के करने की आदत है तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा पढ़ाई में, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बिलीव मी मतलब आप ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉक टेस्ट इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता कि मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो आप क्या कर सकते हो कि आप खुद से अपने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके खुद से बिना देखे लिख सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आप टाइम बाउंड हो जाओगे, आपको हर एक चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को, कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखने का मौका मिलेगा और फिर आपको प्रेशर फील होगा, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान दोगे अपनी, तो वो बात है। तो मॉक टेस्ट दो, खुद का ही लो, भले चलेगा, आपसे कोई ले नहीं रहा, आप कहीं मतलब कहीं आपने एनरोल भी नहीं किया मॉक टेस्ट के लिए, खुद का लो वो भी चलेगा। तो मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 3 दिन में वैसे ही रिवाइज किया कि पहले हमने वो टॉपिक, सिर्फ टॉपिक की बात करो, पूरा चैप्टर मत पढ़ना एक बार, पहले टॉपिक को वो वापस से पढ़ा एक बार अच्छे से एकदम, उसको हिंदी में समझ लिया, वैसे ही पहले जैसे समझा था समझ लिया, पढ़ोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर आपने उस पर हाथ रखा, उसको हिंदी में एक बार दोहरा दिया सारे पॉइंट्स, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए हिंदी में, एटलीस्ट हिंदी में आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। लिंकिंग से करो, जैसे भी करो वैसे करो, लेकिन हिंदी में आपको एटलीस्ट सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। उसको हटाया, फिर से उसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया, ठीक है। 3 बार हमने वापस से पढ़ लिया उसको, ठीक है। ये 3 दिन के रिवीजन में हमने किया। और बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस कह लो या बाय फॉर्चुनेट कह लो, बाय आपका लक कह लो कि आपको टाइम बच गया 3 दिन के, मतलब आपने एक समझ लो कि आपने बहुत अच्छा रिवाइज कर लिया, 2 दिन के अंदर ही आपका सब कुछ रिवाइज हो गया, ठीक है, जो भी आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। अगर 1 दिन बचा है, जो भी एक्स्ट्रा है कर लो, जितना भी आप फ्रेश क्वेश्चन, फ्रेश टॉपिक उठा सकते हो उठा लो, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कवर करना इज नॉट अ बैड थिंग। लाइक मेरा एक मानना है कि इट इज बेटर टू डू 60% सिलेबस 2 टाइम्स देन टू डू 100% सिलेबस 1 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिवीजन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, ना कि सिलेबस कवर करना। तो अब इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फ्रेश टॉपिक कर लो, क्योंकि अब आपने रिवीजन तो कर ही लिया ना, रिवीजन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो आपने पहले पढ़ा है ना उसको आप पहले रिवाइज करो, फिर अगर टाइम बचता है तो ही आप नए टॉपिक उठाओ। लेकिन वो नए टॉपिक उठाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कम सिलेबस पढ़ के उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन आपका जरूरी है। अगर आपको दोनों में कंपेयर करना हो तो ज्यादा आपको वजन जो है वो रिवीजन पे देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे 3 दिन चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप 3 दिन लो। फ्रेश टॉपिक करना इतना जरूरी नहीं है रिवीजन से, रिवीजन इज द मेन थिंग, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिटेन करना है, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, देन टू डू फ्रेश टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, या आपने 3 दिन बाद मॉक टेस्ट दे दी, ठीक है। अब ये खत्म हो गया आपका मॉक टेस्ट का सिलसिला खत्म। अब हमारा तो मतलब हमारे भी 3 ही मॉक टेस्ट थी, लेकिन ऑब्वियसली जो 20 डेज का जो हमारे पास ये टाइम मिल गया एक्स्ट्रा जो पेंडेमिक की वजह से, तो हमें एक और मॉक टेस्ट देने का मौका मिला, तो उसमें हमने 1.5 दिन में मॉक टेस्ट दी थी, ठीक है। तो ये था आपका रिवीज, वही उसमें भी मैंने वैसे ही सेम रिवाइज किया था जैसे मैंने पहले रिवाइज किया था, ठीक है। ये था हमारा पूरा रिवीजन का पूरा शेड्यूल कि हमें रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप May 21 के लिए देख रहे हो तो आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा तो ये इट्स एन अलार्मिंग टाइम फॉर यू कि अभी तक आपने ऑडिट स्टार्ट नहीं किया है तो। लेकिन अगर आपका ऑडिट एक बार हो चुका है, जो हमारा पहला जो फर्स्ट रीडिंग वाला पोर्शन था वो अगर आपने कवर कर लिया है, तो आप रिविजन्स के लिए स्टार्ट कर सकते हो, पहले 10 दिन 3 दिन 5 दिन 3 दिन ऐसे करके, ठीक है। मैं फिर से एम्फेसाइज कर देता हूँ कि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है ऑडिट के, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, मैं जो भी पढ़ा है वो सिर्फ मॉड्यूल में से पढ़ा है, एंड आई वुड सजेस्ट दैट टू फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब आ जाते हैं हम, रिवीजन हो गया अपना, पहले बार हमने पढ़ लिया, कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। रिवीजन हो गया हमारा कितना, 3 बार रिवीजन हो गया। 3 बार में भी हमने एक एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज किया था, तो मतलब 9 बार ऊपर से देखा जाए तो अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, एग्जाम्स, कि अब एग्जाम्स के टाइम हम कैसे ऑडिट को रिवाइज करें। इट्स 1.5 डेज, ठीक है, जो आपकी मतलब आपको या तो गिरा सकते हैं या उठा सकते हैं।
उस टाइम आप कितना रिवाइज कर सकते हो, ये आपके मार्क्स डिसाइड करता है। मतलब आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि पहले का आपको कुछ याद नहीं होगा। अगर आपने समझ लो आपने एक टॉपिक है, वो आपने पहले तो बहुत अच्छे से रिवाइज किया था, लेकिन 1.5 डेज बिफोर एग्जाम से आपने वो टॉपिक उठाया नहीं, तो आपको एग्जाम में वो याद नहीं आएगा, बिलीव मी। और मैं ये बात मतलब खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। तो अब 1.5 डेज प्लान करने के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 1.5 डेज प्लान करने के लिए मैंने एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले, मतलब एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो था वो पूरा का पूरा मैंने ऑफ लिया था। ऑफ लिया था इन द सेंस कि मैंने पूरे स्टडीज से कट कर लिया था, क्योंकि मैं पूरा का पूरा फोकस जो है वो मैंने 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स कैसे मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा, उसका मैंने आर बाय आर आप कह सकते हो कि हर घंटे का मैंने शेड्यूल बना दिया था, ठीक है। और वो उसकी इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से पता चल जाती है कि मैंने एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। उस एक हफ्ते तक मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की थी, उस एक हफ्ते में, कि मैं आगे के जो अपना टाइम आने वाला है, जो मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है ऑब्वियसली, कि उस टाइम पे अगर आपसे कोई भी गलती हो गई, या तो उस टाइम पे आपका कोई भी जरा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए मैंने अपना एक हफ्ता गवा दिया, इन द सेंस, क्योंकि एक हफ्ते में मैं ऑब्वियसली एक बार सिलेबस रिवाइज कर सकता था पूरा का पूरा एक एक दिन करके। तो मैंने लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने वो नहीं किया, मैंने वो प्लान करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और वो मुझे बहुत काम आया। तो अब आते हैं हम प्लानिंग की बात की, 1.5 डेज हम कैसे प्लान करें। तो सबसे पहले तो ये तो भूल ही जाना कि आप आने के बाद रेस्ट, मतलब मेरा तो ऐसा था कि मैं रेस्ट तो करता ही नहीं था। मैं आने के बाद थोड़ा बहुत पेपर डिस्कस करता था, यस मैं पेपर डिस्कस करता था, लेकिन वही चीज़ें डिस्कस करता था अपने दोस्त के साथ जो मैं कंफर्म था। जैसे एडवांस अकाउंट का पेपर था उससे पहले, तो एडवांस अकाउंट्स के पेपर की वही चीज़ें डिस्कस करता था जिसमें मैं कंफर्म था कि मैं राइट हूँ क्योंकि मेरे इस टाइम जो है ना, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अब वो आप किसी भी चीज़ से बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने फ्रेंड से वही चीज़ें डिस्कस करता था जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ ये वाला आंसर मैंने सही लिखा है, ठीक है, और मेरे मार्क्स इतने आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है। और तो फिर इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और एडवांस अकाउंट्स का पेपर जो जिस क्वेश्चन में मैं कॉन्फिडेंट था, ठीक है, उससे मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले से प्लान बना के रखा था। प्लान क्या बनाया था कि 5 बजे लगभग 6 बजे घर पे पहुंचते हैं, 7 बजे तक, 7 बजे से लेके मैंने प्लान किया था कि मैं सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स उठाने हैं जो चैप्टर आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। ईजीएस्ट भी नहीं, हार्डेस्ट भी नहीं, लॉन्गेस्ट भी नहीं, शॉर्टेस्ट भी नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जो चैप्टर आपको एकदम बाय हार्ट हो गए, मतलब उसमें से आपको कोई भी टॉपिक उठा के बोल ऐसे करके आप सारा कुछ बोल दोगे उस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। ऐसे मेरे पर्सनल फेवरेट चैप्टर थे। सबसे पहला था कंपनी ऑडिट, क्योंकि वो लॉ में भी आया है और इसमें भी आया है, तो ऑब्वियसली वो 2 बार हमने पढ़ा है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया था। दूसरा था मेरे पास बैंक वाला, बैंक ऑडिट, क्योंकि ये 2-3 चैप्टर थे जो हमको सबसे पहले पढ़ाए थे, तो इसको सबसे पहले वीएसआई ने टच किए थे, तो इसलिए मेरे को ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे, मतलब 2-3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से याद है। कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, और उसके बाद वो 705 ऐसे कौन सा था वो, चैप्टर नंबर 7 था शायद, एक मिनट, चैप्टर नंबर 11 ऑडिट रिपोर्ट, यस। तो ये 3 चैप्टर थे, 10, 11, 12, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे पर्सनल फेवरेट थे। तो मैंने इनको ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपके चैप्टर्स ऑब्वियसली अलग हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 चैप्टर्स जो है वो उसी दिन निपटा देना है। मैंने 1-1 घंटे का टाइम रखा था, 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको मैंने 10:30 या 11 बजे तक खींचा था। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं अपने स्लीप में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मुझे 8 घंटे की स्लीप चाहिए तो चाहिए, अब भले वो एग्जाम टाइम हो, भले कोई भी टाइम हो, मुझे 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ना तो मैं नाइट ऑल हूँ, ना तो मैं रात को देर रात तक जग सकता हूँ, ना तो मैं जल्दी सुबह उठ के पढ़ सकता हूँ। तो मैं जो पूरा डे टाइम में था ना, वही कवर करता था। तो मैं 11 बजे तक सो जाता था, एग्जाम के टाइम भी 11 बजे तक सो जाता था, और करीब 7, 7:30 बजे उठता था। तो 7 बजे उठा मैं, ठीक है। अब मुझे वो चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि ये सुबह का टाइम है, सुबह बोलते हैं कि फ्रेश होते हो आप, ठीक है। तो अब आपको वो चैप्टर्स लेने, मतलब मैं आज आप एडवांस अकाउंट्स का पेपर देके आए, आपने रात तक 3 चैप्टर कंप्लीट किए जो आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। अगर वो छोटे छोटे चैप्टर्स है तो आपको 4-5 ले लेने, छोटे छोटे इन द सेंस अगर आप 6, 7, 8 लेते हो कि भाई मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है क्योंकि छोटे छोटे है, तो आपको उसके साथ फिर 1-2 चैप्टर और लेने चाहिए, ठीक है। तो आपको रात तक उतने का चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपको वो चैप्टर लेना है जो सबसे भारी है आपके लिए, वो 2-3 चैप्टर्स जो आपको सबसे भारी लगते हैं। भारी इन द सेंस, या तो वो आपके लिए हार्ड है, या तो अगर आपके लिए कोई चैप्टर हार्ड है ही नहीं तो आपको वो चैप्टर लेने जो सबसे बड़े हैं,
ठीक है, और जिसमें आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो मेरे लिए थे वो चैप्टर्स थे चैप्टर नंबर 13 फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड चैप्टर नंबर 9 फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में बहुत सारे पॉइंट्स है और चैप्टर नंबर 13 में बहुत सारा सिलेबस है। ठीक है, और कभी कभी चैप्टर नंबर 4, उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 4 को भी थोड़ा रेस्पेक्ट दी थी, तो चैप्टर नंबर 4 क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स जो मेरे लिए थे हार्ड, ठीक है, वो मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में निपटा दिए। ठीक है, एकदम अच्छे से रिवाइज करके। और हाँ, रिवाइज कैसे करना है, वही सेम बात कि आपको पहले तो एक बार वो टॉपिक को पढ़ना है। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं हो पाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ उसको, उस टॉपिक को एकदम कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में उसको, उसका हिंदी में कन्वर्ट वो तो हो ही जाएगा अपने आप। तो पढ़ना है उसको, और एक बार हाथ रख के ना, सिर्फ अगर वो पॉइंट्स का टॉपिक है ना, मतलब वो टॉपिक जो है वो पॉइंट्स में दिया हुआ है ना, तो आपको बस वो पॉइंट का हल्का हल्का से याद करना है। मतलब पूरा अच्छे से हिंदी में नहीं याद करना। याद क्या करना, मतलब रिकॉल करना है। हिंदी में आपको अच्छे से सिर्फ पॉइंट्स याद रिकॉल करने हैं कि भाई वो पॉइंट्स क्या क्या थे, बस खत्म। क्योंकि आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते इस पे। लेकिन आप बुक लेकिन और आप बोलोगे कि ये बुक कैसे पढ़ सकते हैं, 1.5 डे में पढ़ सकते हो। बिलीव मी, मेरे को शायद 3 घंटे यहाँ पे, मेरे को 12 घंटे मिले थे एग्जाम से पहले। ठीक है, वो एक आज एडवांस अकाउंट्स की एग्जाम हो गई, उसके बाद 3 घंटे, और फिर उसके अगले दिन 9-10 घंटे। तो मैंने 12 घंटे में अगर दोनों बुक पढ़ ली तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको बस पढ़ना है उसको। ठीक है, तो आपको ये सारे चैप्टर्स आपने पढ़ लिए। ठीक है, पहले मॉर्निंग सेशन में आपने वो चैप्टर्स निपटा दिए जो सबसे भारी लगते हैं आपको। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से जो भी ऑर्डर रखना चाहो आप रख सकते हो, क्योंकि रात तक आपको फिर सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स रात तक कंप्लीट करने हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डे, द मॉर्निंग, द बैटल डे, जब आपको ऑडिट की एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तब मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता था। एंड मेरे पास तब शायद, मुझे जहाँ तक याद है, मेरे पास 5 घंटे रहते थे हर एक सब्जेक्ट में सुबह प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैं अब जैसे 2 बुक है तो मैंने इसको 2.5 घंटे में बांट के रखा था कि 2.5 घंटे में एक बुक को रिवाइज करूंगा, 2.5 घंटे में दूसरी बुक को रिवाइज करूंगा। ठीक है, अब रिवाइज कैसे करूंगा, मैं अब सिर्फ पॉइंट्स देखूंगा। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स देखूंगा, क्योंकि पॉइंट्स जो, अगर आपको पॉइंट्स का एक भी वर्ड याद आ गया ना, तो आपको पूरा पॉइंट याद आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिंकिंग में बताया था कि लिंकिंग के हिसाब से तो मैं वो सिर्फ वो पॉइंट्स देखता था 2.5 घंटे में। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे पलटाता था और इसमें सिर्फ पॉइंट्स देखता था कौन कौन से पॉइंट्स बढ़ाए ऐसे करके, कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने बनाए और कितने पॉइंट्स है उस क्वेश्चन के नीचे, उस आंसर में कितने पॉइंट्स है वो देख लेता था मैं 2.5 घंटे में। ये पूरी बुक 2.5 घंटे में और एक दूसरी बुक 2.5 घंटे में। ठीक है, और फिर एग्जाम देने चला जाता था। एंड हाँ, एक चीज़ मैं याद दिलाना भूल गया कि कभी कभी क्या होता है, हमने वो टॉपिक जो है वो किया होता है और वो टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता कि उसमें हमको लिखना क्या है। एंड आई एम प्रिटी श्योर ये ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ था। मेरे साथ भी जब मॉक टेस्ट देता था ना, मेरे साथ होता था। लाइक मुझे उसका आंसर पता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वही आंसर मुझे इसमें लिखना है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। मतलब क्वेश्चन ही मुझे पता नहीं चलता था कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब मैंने फिर एक मॉक टेस्ट देने के बाद जब मुझे मेरी गलती पता चली, तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला। मैंने क्या किया कि जब भी मैं कुछ भी अब रिवाइज करता था ना अगेन, तो मैं उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसका, जैसे हर पॉइंट्स के नीचे, हर पॉइंट वाली सीरीज के नीचे ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि ये भाई इस पॉइंट्स में लिखा क्या नीचे वालों में, तो वो मैं डेफिनेटली उसको भी याद करने की कोशिश करता था कि भाई ये लाइन आए तो मुझे ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे इन द सेंस अभी मेरे पास ये पेज नंबर 1.3 खुला हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि ये पॉइंट्स है स्कोप ऑफ ऑडिट करके। स्कोप ऑफ ऑडिट के जो हेडिंग है इसके नीचे लिखा है द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो अब मैं ये भी याद कर लेता था कि भाई अगर हमें ये ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले कि व्हाट आर द पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू, अगर स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो मुझे ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये तो वैसे इजी एग्जाम्पल था, लेकिन अगर कुछ भी हो, जैसे अगर मुझे कोई मिले तो मैं हाँ ये देखो, ये रहा ना इसके बाजू में, ये 1.2 वाला द पर्सन कंडक्टिंग डिस्चार्ज शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। अब अगर आपने ये सारे नीचे के जो 6 पॉइंट्स है वो कर लिए, लेकिन उसके ऊपर का जो क्वेश्चन बन सकता है वही पॉइंट आपने याद नहीं किया है, तो फिर 6 पॉइंट्स करने का मतलब ही नहीं है ना। तो आपको ये जो ऊपर जो लाइन है ना जिससे क्वेश्चन बनेगा, वो लाइन भी आपको याद करके जानी है, ताकि आपको पता चले कि भाई ये लाइन आई तो मुझे ये वाले जो आंसर है वो लिखना है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बिलीव मी। क्योंकि अगर आप बाद में बहुत पछताओगे अगर आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया लेकिन आपको आंसर आता था, लेकिन आप क्वेश्चन समझ के उसके आंसर लिख ही नहीं पाए ढंग से, मतलब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि इसके अंदर लिखना क्या है। तो ये आप जरूर ध्यान देना इस बात पे। ये मुझे बाद में समझ में आया था, और देख रहे हो मॉक टेस्ट से मुझे समझ में आया था, तो मॉक टेस्ट का ये एडवांटेज भी आपको पता चल गया। ठीक है,
अब आते हैं द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझे या नहीं? नहीं समझे? पेपर प्रेजेंटेशन। ये अगर आपने सुधार लिया या ये आपने इसमें आपने कमाल कर दिया ना, तो अगर आपने 60 मार्क्स का भी पेपर लिखा है तो भी आपके 70 मार्क्स आ सकते हैं। नहीं मतलब ये ऑब्वियसली, मैं वर्ड से मत जाओ, मैं भावनाओं पे जाओ ना। मतलब आप अगर 60 मार्क्स का पेपर लिखा है तो आपके 60 आ सकते हैं, ठीक है? इतना तो सही है ना कि 60 मार्क्स का भी आपने पेपर लिखा है तो 60 के 60 मार्क्स भी आपको आ सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपने 60 मार्क्स भले ही राइट लिखा है लेकिन आपने पेपर प्रेजेंटेशन उसको अच्छे से नहीं दिखाया है तो फिर आपके उसके 50 भी हो सकते हैं, और ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करता था, मतलब ये सारा काम मैंने ना 1 हफ्ते के पहले ही किया। जो मैंने बोला ना कि मैंने एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पूरा ऑफ लिया था, तो मैंने उसी टाइम ये सारा काम किया है। उसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो आपको है ना खुद को अपने एग्जामिनर के प्लेस पे आपको रख के देखना है, ठीक है? सपोज यू आर एन एग्जामिनर, यू आर एन ओल्ड गाय लाइक 40-50 एंड आप बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हो, ठीक है? आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं इसके बदले में, एंड आपके पास सजेस्टेड आंसर है। आपको पिछला बहुत मुश्किल से किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को याद होगा कि उन्होंने अपने टाइम पे क्या पढ़ा होगा, याद भी होगा तो क्या पता अमेंडमेंट आके कुछ सब कुछ चेंज हो गया होगा। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग यू वुड रेफर टू इज सजेस्टेड आंसर। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी है जो चेक करते थे एग्जामिनर्स, उनकी भी बातें सुनी तो वो भी ये बोलते हैं कि उनके पास सजेस्टेड आंसर होते हैं तो वो उसी में से चेक करते हैं, ठीक है? तो द मोर योर पेपर रिजेंबल्स द सजेस्टेड आंसर द मोर मार्क्स यू विल गेट। मतलब जितना आपका पेपर सजेस्टेड आंसर से मैच होगा ना उतने आपके मार्क्स आएंगे। ये मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर्स भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी आईसीए के द्वारा यही गाइडलाइन दी जाती होगी मेरे ख्याल से कि आपको सजेस्टेड आंसर से चेक करना है, ताकि सब एग्जामिनर्स का जो चेकिंग स्टाइल है वो सेम हो, चेकिंग पैटर्न जो है वो सेम हो, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें आप कैसे अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो? वॉट यू कैन डू इज लाइक, मेरे को जहां तक याद है मैंने ऑडिट में 6 सप्लीमेंट्रीज ली थी, 6 या 7 सप्लीमेंट्रीज ली थी, मतलब मेन बुक के अलावा 6 या 7 सप्लीमेंट्रीज ली थी। तो आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने क्या लिखा होगा इतना। तो मैंने क्या किया कि चलो सबसे पहले हम रीडिंग टाइम की बात करते हैं, फिर लिखने की बात करते हैं। तो रीडिंग टाइम आता है 15 मिनट्स का आपके पास, ठीक है? उसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यू बुकलेट साइड में रखो, ट्रू और फॉल्स साइड में रखो, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है? इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा जब एग्जाम आएगी उसके टाइम पे भी, शायद अगर मेरे को टाइम मिला तो। अभी से मैं आपको बता तो देता हूँ कि आपको 15 मिनट से मिलते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं और बहुत जल्दी पढ़ने हैं, ठीक है? एक बात जो मुझे अकाउंट्स और लॉ के पेपर में पता चल गई कि 15 मिनट सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है? अगर आप सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ने लग जाओ, ठीक है? आपको एकदम बहुत जल्दी वो 15 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और आपको पेन से रखनी है अपने हाथ में और उसमें टिक कर देना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? टिक 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 करते जाओ, जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, भले वो पार्ट कोई सा भी पार्ट हो, आपको बस टिक टिक करते जाना है, ठीक है? और जिस भी क्वेश्चन के आपको ज्यादा पार्ट आते हैं और जो भी आपको छोटा लग रहा है क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन और सारे पार्ट आते हैं, वो क्वेश्चन पहला, उसको आपको पहले में, और ये आप दिमाग में मत रखना, ये आप लिख के रख देना कि बाद में आपको याद नहीं आने वाला कि मैंने ये क्वेश्चन को कौन सी नंबरिंग दी थी। तो आपको उसी क्वेश्चन के साइड में लिख देना, पहले मैं कोई ये क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और ये पहले मैं बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों में कि पहले हमको ईजी क्वेश्चन करने चाहिए फिर हार्ड क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन जब से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में हेल्प करता है। तो रिमेंबर करना, मतलब ये आपको लिख के रख लेना चाहिए कि आपको जो इजी क्वेश्चन है और जो छोटा क्वेश्चन है, इजी और छोटा क्वेश्चन आपको सबसे पहले उठाना है, और वो क्वेश्चन आपको जितना जल्दी, और हाँ ये भी है कि स्पीड जो है वो पहले से मेंटेन करके रखना। मुझे अकाउंट्स और लॉ के जो पहले 2 पेपर होते हैं ना, उसमें मेरे को पता चल गया कि आपको जो स्पीड है वो आपको बहुत पहले से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। पहले से स्टार्ट हो जाना कि बस मेरा आधे घंटे में पेपर कंप्लीट होने वाला है, मतलब आधे घंटे में बेल बजने वाली है, तो पहले से स्पीड बढ़ा के रखना, वो आपको एकदम स्टार्टिंग से ही स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी, ठीक है? और ये आपने पहले सीक्वेंस कर लिया उसको कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, जिस भी क्वेश्चन के ज्यादा पार्ट्स नहीं आते हैं उसको छोड़ देना, ठीक है? सपोज आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरे केस में नहीं हुआ था, क्योंकि एक लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें मुझे 4 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं आता था,
एंड ऑब्वियसली अगर मुझे बाकी सारा पेपर आता है 4 मार्क का एक पार्ट नहीं आता है तो मैं वो वाला क्वेश्चन छोड़ दूंगा। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, बाकी सारे मैंने किए थे। वो शायद रिसीट ऑफ गवर्नमेंट का कुछ था, या ऑडिट कैसे करोगे रिसीट ऑफ गवर्नमेंट, और वो उन्होंने कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं किया था, ना आरटीपी एमटीपी कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं था। सर ने भी हमारा बोला था ओवर है, तो वो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, मेरे लिए तो वो ईजी था छोड़ना। लेकिन कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो ज़्यादा टाइम मत लगाना उसके लिए भी। अगर आप जो आपको छोटा क्वेश्चन लग रहा है वो चूज़ कर लेना उसमें से दोनों। अगर आप किसी 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तो जो आपको छोटा लग रहा है वो चूज़ कर लेना। ठीक है, या आपने नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आप डिस्क्रिप्टिव, अब आपकी मर्जी है कि आपको पहले एमसीक्यू लेने हैं या पहले डिस्क्रिप्टिव लेने हैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने पहले एमसीक्यूज़ को निपटाया था, क्योंकि एमसीक्यूज़ मुझे थोड़े इजी लगते थे करने के लिए, या तो हार्ड भी लगते थे तो भी क्या फर्क पड़ता है, पता तो बाद में चलेगा। तो मैंने पहले एमसीक्यूज़ उठाता था मैं, और एमसीक्यूज़ को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करता था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 30 मिनट एमसीक्यूज़ करने के लिए, 30 मिनट्स। तो मैं और एकदम अच्छे से, मतलब ऑब्वियसली ध्यान से करना कि भाई आप किसी और का क्वेश्चन किसी और में सर्कल मार के मत आ जाना। ठीक है, एमसीक्यूज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, एमसीक्यूज़ आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, मतलब और ये शायद मैंने बताया होगा कि मैं बताना भूल गया कि आपको पूरी बुक जो है ना, जैसे आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट उसको छोड़ मत दो कि समझ लो आपको आपने ये टॉपिक समझ लो इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है, लेकिन ये हार्ड है, जो मैंने आपको बताया था कि हार्ड है, उसको आपको छोड़ देना है। तो डायरेक्ट आप उसको ऐसे ही मत छोड़ दो, उसको 2-3 बार पढ़ के छोड़ दो। ठीक है, ताकि आपको उस टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, ताकि अगर उसमें से कोई एमसीक्यू आए या तो फिर ट्रू और फॉल्स आए तो उसका कुछ ना कुछ तो आप लिख सको, या तो क्या पता आपको वो याद रह जाए और आप फिर बाद में उसको लिख सको। ठीक है, तो ऐसा हुआ भी था मेरे साथ भी। तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे ब्लैंक मत छोड़ देना कि आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है लेकिन हार्ड है, तो करना तो है ही नहीं, लेकिन आप उसको 2-3 बार जरूर पढ़ के जाओ, ताकि क्या पता कुछ ना कुछ याद रह जाए आपको। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली एज अ प्रोविजन आपको याद रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करो तो ऑब्जेक्टिव्स वैसे तो बहुत इजी आते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, कभी कभी डेटा वाले आ जाते हैं, जो मैंने आपको एक बताया कि मुझसे नहीं हुआ था एक डेटा वाला ऑब्जेक्टिव। और उसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्सेप्चुअल वाले होंगे। कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस वो सच में कुछ चीज़ें पूछ लेंगे जो आपको नहीं आती होगी, जो बुक में नहीं होंगी, कहीं नहीं होंगी। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब जो प्रैक्टिकल ऑडिट होता है उस पर डिपेंड करती होंगी। वो मुझे भी नहीं आई थी, शायद उसमें मार्क्स कटे होंगे मेरे, तो वो भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिया। फिर आते हैं अपन लिखने वाले पार्ट पे। लिखने वाले में मैं सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रू और फॉल्स उठाए, क्योंकि वो इजी होते हैं। ठीक है, उसमें आपको उसमें भी हमको 8 में से 7 सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उसमें भी अगर आपका एक ट्रू और फॉल्स आपको नहीं आ रहा है तो वैसे ही आप उसको साइड में कर सकते हो और बाकी सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो और अगर आपको 8 ही 8 आते हैं तो जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हो वो करो 7। ठीक है, 8वां लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना बेफालतू में, 7 ही लिखो। ठीक है, जो भी आप जिसमें डैम श्योर हो कि भाई यही होगा। और अगर आपको 6 ही आते हैं और 2 में कन्फ्यूजन है तो जिसमें, मतलब आपके हिसाब से समझ गए ना आप बात, जिसमें आप ज़्यादा श्योर हो वही 7 कर लो। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में अपन ने वो लिख के रखा है कि अपने को सीक्वेंस बना के रखा है। ठीक है, अब मेरे इतने लग कैसे गए, मतलब मैंने इतना 6 सप्लीमेंट्रीज भरी कैसे ऑडिट में। सो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया कि मैंने हर एक, जैसे समझ लो ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसका लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मतलब हेडिंग टॉप पे लिख दी, उसको ब्रैकेट में कर दिया क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिनर को बताने के लिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 है ये मेरा। ठीक है, देख। उसके बाद मैंने साइड में एकदम लिख दिया 1A, उसको भी एकदम बड़े से एकदम हाईलाइट कर दिया, बॉक्स में लिख दिया साइड में मार्जिन के अंदर। ठीक है, और फिर मतलब मार्जिन के बाहर, और फिर मार्जिन के अंदर मैंने अपना लिखना स्टार्ट किया। एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ड्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी हैंडराइटिंग आप ऐसे देखोगे बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, लेकिन एग्जाम में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जाम में आपको पेपर की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अच्छे से लिख सकते हो लिखो, दूर दूर लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, और गैप छोड़ छोड़ के लिखो। अगर आपका, मैं क्या करता था, मैं हर एक सेंटेंस का पैराग्राफ बना देता था, पॉइंट बना देता था हर एक सेंटेंस का। भले वो पैराग्राफ आंसर है, भले वो पॉइंट का आंसर है तो पॉइंट में लिखता था, लेकिन अगर वो पैराग्राफ आंसर भी है ना तो मैं भी उसका पॉइंट्स बना देता था। और उसको ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि 4-5 वर्ड्स लिखता था एक एक लाइन में, और हर एक पॉइंट के बीच में ना कम से कम मैं 2 लाइन का गैप छोड़ता था। 2 लाइन का गैप हर एक पॉइंट के बीच में, डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते टाइम। पॉइंट्स में है तो अच्छी बात है, उसको आपको एकदम अच्छे बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखना है, और हर एक पॉइंट के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़ना है। हर एक
पार्ट, क्वेश्चन के जो पार्ट्स होते हैं ना ABCD, उस पार्ट्स के बीच में आपको कम से कम 5 लाइन का गैप छोड़ना है, और हर एक क्वेश्चन के बीच में तो आपको पेज का गैप छोड़ना है। वो तो आपको पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये करके मेरे, और जितना आपको आता हो ना, मेरे ख्याल से ऑडिट में ना आपको टाइम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि ऑडिट बहुत छोटा पेपर है सब सारे पेपर से, मेरे ख्याल से, ठीक है। बहुत छोटा पेपर है, तो आपको क्या करना है, जितना आता है ना आपको, जितना आपको याद आ रहा है सब लिख दो। कोई ऐसा मतलब जो बोलते हैं ना कंटेंट ओवर क्वालिटी, कंटेंट तो आपके पास है ही और क्वालिटी भी है ही, क्योंकि क्वालिटी आपने अच्छे से किया है पेपर, तो अगर आपके पास एक्यूरेसी भी है ही, ठीक है। तो आपको जितना याद आता है, और जितना क्या मतलब ऑडिट में आप भर भर के क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते आप ऑडिट में। जितना आपको बुक से याद आता है वो सारा आप लिख दो, ठीक है। और क्या करो कि जो भी समझ लो एक पॉइंट आपने लिखा, ठीक है, उसमें आपको जो भी सही वर्ड लगता है ना, जो एकदम मस्त वर्ड लगता है, जो आपने ना बुक से उठाया, एकदम डिट्टो आपने वो वर्ड है ना एकदम बुक से उठाया, और एकदम वो वर्ड है ना पूरे पॉइंट को समराइज कर रहा है कि भाई ये वर्ड जो है वो पूरे पॉइंट को समराइज कर रहा है, उसके नीचे एक है ना मस्त सी अंडरलाइन कर दो, 2 अंडरलाइन कर दो उसके वर्ड के नीचे, एकदम अच्छी वाली पेन से कर दो, और किससे करोगे तो पेन से एकदम अच्छी सी अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर को वो वर्ड जो है वो एकदम अच्छे से दिख जाए और वो आपको मार्क्स दे दे, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे ही मेरी सर्टिफाइड कॉपीज आएगी आई विल शो यू कि मैंने कैसे ये जो अपने आंसर्स थे उसको प्रेजेंट किया था। एंड और तो मेरे ख्याल से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने बहुत सारी चीज़ें पहले ही कर ली है अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की है तो। और द मेन पॉइंट, हाँ ये एक और डाउट आता है कि प्रोनाउंसमेंट्स का क्या करें, इतनी मोटी बुक कहाँ गई है शायद। और मेरा आज थोड़ा टेक्निकल इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा इसे ऐसे देख रहा था, तो इतनी बड़ी बुक है ये, इसका क्या करें, पढ़नी है क्या। आपने देखा कि मैंने अपनी पूरी जर्नी बता दी, मैंने इस बुक का नाम लिया नहीं लिया ना, मतलब नहीं करनी। ये बुक से रेयरली मेरे ख्याल से मैंने 1-2 अटेम्प्ट में देखा है क्वेश्चन बनते हुए। इस बुक मतलब मुझे नहीं पता इस बुक में से था कि नहीं, लेकिन इन दोनों मतलब जो ICAI के मॉड्यूल्स है उसमें से तो था नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें से होगा। लेकिन वो 4 मार्क के थे, एक क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट में देखा होगा शायद मैंने, मुझे अच्छे से याद नहीं है, एक अटेम्प्ट में मैंने देखा था वो क्वेश्चन। तो अगर वो इसमें भी होगा तो आप इतनी बड़ी बुक करोगे 4 मार्क के लिए, पागल हो क्या। आप ये 2 बुक कर लो, बहुत है, मतलब मोर देन इनफ है। मोर देन क्या, 99% सिलेबस इसी में से आएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर इसी में से आएगा। ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं बाहर से, और डिस्क्रिप्टिव में बाहर से आने की कोई चांसेस नहीं है, 0.1111% चांसेस है, ठीक है। और उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, इतनी मोटी बुक तो पढ़ोगे नहीं ना। इससे बेटर है कि आप इन्हीं बुक को जितना हो सके उतना रिवाइज करो। रिवाइज इन द सेंस, वापस बोल रहा हूँ, रिकॉल करने की कोशिश मत करना पहले ही कि मैंने इसको 40 दिन पहले पढ़ा था, मैं इसको रिकॉल करता हूँ, मतलब ऐसे हाथ रख के फिर सोचता हूँ क्या था इसके अंदर, तो ऐसा नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ डाउन होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने पहले उसको एक बार पढ़ा अच्छे से, फिर वापस उसको पॉइंट्स में रिकॉल करने की कोशिश की, फिर वापस एक बार पढ़ लिया, 3 बार हो गया मेरा, ठीक है। और दैट्स ऑल मेरे ख्याल से। तो ये था मेरा पूरा ऑडिट का, जितना भी मेरे पास अंदर भरा हुआ था, मैं कि ऑडिट के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। ये सारा का सारा चीज़ें था। मुझे नहीं पता ये कितना ड्यूरेशन का है, क्योंकि मैंने कट करके बनाया है, लेकिन ये मुझे लगता है बहुत बड़ा गया ये वीडियो। एंड जो भी यहाँ तक आ गया है, आई एम सपोजिंग, मतलब मुझे पता है कि आपको ऑडिट में मार्क्स चाहिए। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो बिलीव मी कि आप वो 5% में आ सकते हो जिनके ऑडिट में मार्क्स आते हैं। 5% ही होंगे मेरे ख्याल से तो। एंड इतना अगर आपने कर लिया ना, मैं बोलता हूँ आपके 98 भी आ सकते हैं, 98 क्या 99 भी आ सकते हैं। और एंड मतलब एक बार तो मुझे आए थे, एक बार मॉक टेस्ट में 98 भी आए थे। तो यू कैन डू योर बेस्ट। जो भी आपको लगता है, अगर इस वीडियो में मैंने कोई चीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं उस पर, अगर उस कमेंट पे या तो फिर ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स मुझे दिखते हैं कि भाई वो सारे लोग उसी उसी टॉपिक को पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर उस पर एक नया वीडियो लेके आऊँगा, और सिर्फ ऑडिट के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑडिट में मुझे पता है कि ये थियरी सब्जेक्ट है, और ऑडिट से ग्रुप 2 में सबको भारी लगता है ऑडिट। एंड बस यही चीज़ें हैं। और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ माई मोटिवेशन लाइन कि इतना सा पढ़ना है और इसी में से आएगा। एंड बस दुआओं में याद रखना। थैंक यू।